नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी सीटेट जुलाई 2024 को सामने हम रखते हुए CDP की क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा आता है कि एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? पहला होगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम, ये क्रम होगा, ठीक है, क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। दूसरा है कि विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा, विकास निरंतरीय होता रहता है। चौथा, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग होती है। ये भी बात सही है, लेकिन अगर प्रश्न जो कह रहा है कि एक अध्यापक या फिर अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? देखिए, इसका पहला आपका जो ऑप्शन आएगा कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, ठीक है। इसलिए इसीलिए यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वो उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी ही। तो इसके अनुसार हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? क्या है पहला? नहीं, अगला प्रश्न है कि मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। ये गलत है आपका। परिवेश की भूमिका स्थिर कैसे रहती है? ये तो गलत हो जाएगा आपका। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बिल्कुल, यही आपका ऑप्शन तीसरा ही सही होगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा ही का सही हो जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है। समाजीकरण के संदर्भ में, ठीक है, आगे हम ऑप्शन पढ़ेंगे। बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, या फिर अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। और फिर हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, परिवार के माध्यम से विद्यार्थियों को समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। अगर हम चारों ऑप्शन को जब पढ़े हैं, तो हमारा इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, ठीक है, अनौपचारिक संकेत, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो पहला है कि बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम, या फिर चौथा है शाब्दिक शिक्षा की आवश्यकता। तो देखिए, ये आपका शाब्दिक शिक्षण होगा, तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये गलत है, लेकिन ये उत्तर आपका सही होगा, ठीक है।
तो चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? चरणों का प्रतिवर्तनशील अनुक्रम, ठीक है। दूसरा होगा कि विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर, ये क्या हो जाएगा? अलग अलग प्रत्युत्तर है, ना कि सामान्य प्रतिमान। फिर सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, क्या है? सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का ये लक्षण है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। डॉट 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 कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं क्या? कक्षा में वास्तविक मतलब कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते हैं क्या? पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक? तो देखिए इसका ऑप्शन आपका क्या होगा कि सामाजिक रचनात्मक। क्या हो जाएगा? सामाजिक रचनात्मक आपका सही उत्तर होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, अब देखिए अगला है, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। बिल्कुल यही आपका ऑप्शन चौथा ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है? क्या है कि पियाजे के द्वारा कम करके आंका गया है? तो आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, या फिर अहम केंद्रित भाषा, या फिर विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। सक्रियात्मक, ठीक है, क्या हो जाएगा? सक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पे आनुवंशिकता तो हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है क्या? सामाजिक अंतःक्रिया। अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, ये सब हो जाएगा, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया कम कर आंका गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? पहला आपका ऑप्शन होगा कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। दूसरा, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तीसरा, विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। चौथा, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है आपका कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति, ठीक है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ये आपका हार्वर्ड गार्डन के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है कि योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला आता है विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं। ठीक, दूसरा, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा कथा आपका कथा को समरूपी होना चाहिए। दूसरा है कि छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं।
और चौथा होगा विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। बिल्कुल आपका यही आपका चौथा उत्तर सही हो जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? तीसरा तीसरा आता है कि रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। चौथा है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। लेकिन देखिए, कथन सत्य की बात हम करते हैं। ठीक है। तो रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, तो यही आपका सही हो जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आएगा। एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, तो वह विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रहा है, या फिर रचनात्मक आकलन कर रहा है, या फिर छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है, या फिर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है। तो देखिए, इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, रचनात्मक आकलन कर रहा है। ठीक है। देखिए, फिर प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब ठीक, ऑप्शन हमने जान लिया। ठीक है। अब आपके लिए फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, तो ये क्या कर रहा है कि उनका रचनात्मक आकलन कर रहा है। ठीक है। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। क्या है? मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। आपका देखिए, ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को, ये ऑप्शन दूसरा जो एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, इसी से संबंधित है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आता है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने संदर्भ में अध्यापक या फिर अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु अघात्मकता क्रोध का प्रयोग करना। देखिए, इसमें फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या फिर अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन छात्रों को सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। देखिए, अपेक्षाएं ये गलत है। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा कि छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य, या फिर लंबित वाक्य। तो देखिए, ऑप्शन बी आपका प्रवर्धित वाक्य, मतलब देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण देना, या फिर भाषण देना पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से क्या हो सकते हैं, हम निपटा सकते हैं हकलाने की समस्या। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धि पूर्वक
गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? हम देखिए फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि सीखने में अशक्त मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना या फिर सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण, ठीक है, आपका गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन, ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? संग्रथित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम, उपचारात्मक प्रत्युत्तर या फिर अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप। ठीक है, तो ये आपका संग्रथित अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संग्रथित अधिगम। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबंध है। ठीक है, तो आपका ये संग्रहित नहीं होगा, संग्रथित होगा। क्या? संग्रथित होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। या फिर दूसरा, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। तीसरा, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। चौथा होगा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन चौथा ही आपका बहुत सही है, इसी को हम टिक करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला होगा अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करेंगे। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो अभ्यास उनको बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना उसको, ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। देखिए ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा है कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। चौथा है कि संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। जी नहीं, ऑप्शन तीसरा एकदम आपका सटीक उत्तर बैठ रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन पहला होगा कि विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। दूसरा, अध्यापकों का समपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें काम आय देना। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाता है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। चौथा होगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। विकल्पात्मक होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता है यही कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अधिगम अक्षमताएं क्या है? वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है। पठन अक्षमता के पर्याय हैं। सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील
नहीं होते हैं, तो आपका ये जो आप ऑप्शन तीसरा है अधिगम अक्षमताएं, वो सामान्य हो या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों, वो सब में पाई जाती है अधिगम क्षमताएं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, या कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो इसमें आपका क्या होगा, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या हो, जो सहज तरीके से पाठ्यचर्या हो। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है। संज्ञानात्मक ये प्रशिक्षुता, ये आपका प्रशिक्षुता, ये आपका प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद किससे संबंधित है। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, या फिर कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो ये संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद का अर्थ है कि अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, या फिर कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन तीसरा ही सही होगा, इसमें आलोचना कर रहा है, नेगेटिव चीज है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है। समयांतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, या फिर अनुकूलन का स्तर, या फिर विचारों का घनत्व। तो देखिए, अनुकूलन का स्तर इनका अंतर है। ठीक है। चलिए, अगला बात करेंगे प्रश्न। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक, या फिर मानवीय। देखिए, ये मानवीय ही आपका सही हो जाता है। ठीक है, मानवीय। मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार बच्चों को विद्यालय में रोके रखने और शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। ठीक है।